नमस्कार बच्चों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नादान दोस्त नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। नादान दोस्त कहानी जो है वो नादान बच्चों और पक्षियों की सुरक्षा को लेकर प्रेमचंद जी ने लिखी है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि एक चिड़िया अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है और वो अंडे उसने किसी घर के कॉर्निस पर दिए हुए हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दूध और जलेबी का वो नाश्ता करते होंगे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। क्यों? ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। देख रहे हो कि बच्चे किस भाव मुद्रा के साथ अंडों की ओर देख रहे हैं। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता। किससे? श्यामा से। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, उसी चिड़िया के बारे में चिंता हो रही थी। केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारा मतलब खिलाने के लिए भोजन। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चों ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। अर्थात चिड़िया के लिए घोंसला बनाने की बात चल रही है। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा,
तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे, बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। हिफाजत मतलब सुरक्षा की। केशव कमरे से स्टूल उठा लाया, लेकिन जब स्टूल से काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर को कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तुम गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहें कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे। अब उसको श्यामा पर विश्वास न था।
श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली तो वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में, केशव ने कहा। देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों महाधूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। केशव ने श्यामा से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थाम नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेना मतलब उनमें से बच्चों को निकलने की प्रक्रिया को पूर्ण करना। चित्र में आप लोग देख रहे हो कि माँ केशव और श्यामा को डांट रही है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर दिखाई ना दी। अच्छा बच्चों, बता सकते हो कि दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर क्यों नहीं आईं? इसलिए नहीं आईं क्योंकि वो भय से भयाक्रांत हो गई थी कि अगर यहाँ दोबारा हमने अंडे रखे तो केशव और श्यामा फिर से हमारे अंडों को नुकसान पहुँचा देंगे। ये बहुत ही बाल मनोविज्ञान पूर्ण कहानी है। इसमें बच्चों ने अपने बुद्धि के हिसाब से अंडों को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन वो नादानी कर बैठे और तीनों अंडे नष्ट हो गए। प्रेमचंद जी हिंदी कहानी के बहुत बड़े सम्राट माने जाते हैं, हिंदी कथा साहित्य के। इन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी हैं, पर बाल मनोविज्ञान की इतनी सुंदर कहानी पढ़कर हम सभी को एक शिक्षा मिली। अभी आप लोग भी बच्चों लॉकडाउन में चल रहे होंगे, है ना? अपने आसपास के जीव जंतुओं का आपको ध्यान रखना है, लेकिन नादानी केशव और श्यामा की तरह नहीं करनी है। ये कोशिश कीजिए कि गाय को आप पानी पिलाएं, उसे चारा देने का प्रबंध करें। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हों तो उन्हें भी खाना खिलाएं। चिड़ियों के लिए टेरेस पर एक प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में पानी ज़रूर रखें, जिससे वो प्यास से तड़पें ना। प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे?
केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल इसलिए उठते थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि अंडे कितने हैं, कैसे होंगे, उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे किस तरीके से निकलेंगे, बच्चे क्या खाते होंगे। इस तरीके के सवालों से केशव और श्यामा परेशान रहते थे। अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? क्योंकि माँ जो थी केशव और श्यामा की, वो घर गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी को ऑफिस के कामकाज के बाद पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं थी। इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे को तसल्ली दे लेते थे। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने कहा कि भैया ने पटली के ऊपर स्टूल रखकर और अंडों को कपड़े पर रखा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे टूटे हुए अंडों पर दया आ गई थी और उसे लगा कि शायद भैया की गलती की वजह से ये हुआ है। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। पाठ के आधार पर अंडे गंदे इसलिए हुए क्योंकि केशव ने उन्हें छू लिया था और ऐसी मान्यता है कि किसी भी पक्षी के अंडों को अगर कोई इंसान या दूसरा जीव छू लेता है तो उस पक्षी के द्वारा उन अंडों को सेया नहीं जाता। सेना एक प्रक्रिया है। अंडे देने के बाद पक्षी कुछ दिन उन्हें अपने पंखों की गर्माहट देता है। उसके बाद वो परिपक्व होकर चूजे के रूप में बाहर निकलते हैं। इस क्रिया को सेना कहते हैं। और उन अंडों का क्या हुआ? अंडे नीचे गिरकर टूट गए। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे से बाहर निकले क्योंकि वे माँ की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे, है ना। माँ नहीं चाहती थी कि चिड़ियों की देखभाल करें। माँ नहीं चाहती थी कि वे धूप में बाहर घूमें। इसका गा वाला आंसर सही होगा कि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए जो 3 बातें ध्यान रखी वो ये थी कि अंडों को उचित स्थान पर रखना है, उन्हें छाया देनी है और उनके लिए दाना और पानी का प्रबंध करना है। ठीक है। कहानी से आगे के प्रश्न उत्तर आप लोग किताब से पढ़कर अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर भी किताब से पढ़ लेंगे। भाषा की बात पर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आप का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना नदी के तट पर शाम को ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तो इसमें मैं सर्वनाम आया है जो पुरुषवाचक है, आप सर्वनाम आया है ये भी पुरुषवाचक है और वे सर्वनाम आया है उनकी ओर। तो यहाँ पर 3 प्रकार के सर्वनाम आए हैं, तीनों पुरुषवाचक हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। मैं प्रथम पुरुष, आप मध्यम पुरुष और वे अन्य पुरुष। तो इसमें 3 प्रकार के सर्वनामों की चर्चा की गई है। तगड़े बच्चे, मसालेदार आदमी, बड़ा अंडा। इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, अंडे, सब्जी,
अंडा की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। बचपन पाठ में मैंने आपको विशेषण बताया था। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले वाक्यों शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, होशियार, बुद्धिमान, ये सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इनसे आप एक एक वाक्य बना सकते हो। नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। अंडे कितने बड़े होंगे? अंडे बड़े होंगे। किस रंग के होंगे? अंडे रंगीन होंगे। कितने होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? इनको आपको प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलना है। केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव ने घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांश के शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। 5 क्रिया विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करो। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? रीतिवाचक, कालवाचक, गुणवाचक, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके अंदर और 2 प्रकार होते हैं। इस तरह से ये नादान दोस्त जो पाठ है ये आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। इसमें जो भी डाउट होंगे तो आप लोग अपने आसपास अपने पेरेंट्स की सहायता से इन्हें पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, यही शुभकामना।